किसी के दिमाग में कुछ आइडिया हो? मिनिमा तो समझ में आ गया कि ऊपर नीचे कैंसिल हो गया था। मैक्सिमा का बताओ। देखो, ये पॉइंट अपने पास में है। ये सभी पॉइंट कैसे हैं? ये डिफरेंट के पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट सबसे ऊपर वाला ए, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट बी। तो ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हो वो सब कैसे काम कर रहे होंगे? सोर्स के जैसे काम करेंगे। और सामने स्क्रीन पे जाके मैक्सिमा मिनिमा बना देंगे। तो सेंटर पे तो तुमको मिलेगा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, है ना? या सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा सेंटर के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो क्या होगा? ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी और तुम्हें मिनिमा मिलेगा, लेकिन फिर मैक्सिमा मिलेगा, है ना? वैसे नीचे की तरफ जाओगे तो मिनिमा मिलेगा, मिनिमा के बाद में फिर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो जो ऊपर वाला मैक्सिमा है उसकी बात कर रहा है कि वो मैक्सिमा तुम्हें कब मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग लेट कर ले रहे हैं पी, वही है। डिस्टेंस कितना है? एक्स है। अब हमको वापस से वही कंडीशंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक है, अब की बार में क्या कंडीशन होगी? डायरेक्टली एनालाइज करो। अगर डायरेक्टली एनालाइज करोगे तो देखो, हमने बोला था कि जब ए पॉइंट से और बी पॉइंट से दोनों जगह से वेव पहुंचे तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो निकाल लोगे क्या? है ना? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ये ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ, तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा इसको नाम दिया था एम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। तो जब ये डेल्टा एक्स तुम्हारा जो है वो लेमडा के बराबर हुआ, तो इसके जो मिड पॉइंट से जितनी भी वेव है उन्होंने वो नीचे वाली वेव को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्योंकि अगर यहाँ इनके बीच का पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लेमडा बाई टू। ठीक है, अगर ये जो है वो लेमडा है तो ये वाला कितना होगा? लेमडा बाई टू हो जाएगा। ऐसे होगा नहीं होगा? ठीक है, अगर ये टू लेमडा हो जाएगा, अगर ये टू लेमडा होगा तो ये लेमडा हो जाएगा, और उसका भी आधा कितना हो जाएगा? लेमडा बाई टू हो जाएगा। तो फिर ये इसको कैंसिल कर देगा, और इसका जो हाफ होगा वो नीचे वाले को हाफ को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर ये थ्री लैम्डा हो जाएगा तो भी वही होगा, तो फिर छह से कर दोगे सभी का, है ना? तो अगर ये मल्टीपल्स में वन टू थ्री फोर है, तब तो तुम उसको दुगने नंबर में डिवाइड करोगे और ऊपर वाले क्या करेंगे? नीचे वाले को कैंसिल करते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर सोचो तो बताओ मैक्सिमा आएंगे या नहीं आएंगे? बताओ मैक्सिमा आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? एक बार फिर से क्या मिनिमम बता दें दोबारा से? देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से वेव गई है, बी से वेव गई है, और उनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट से वेव जा रही है। ठीक है, ये वाली वेव और ये वाली वेव, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो ये वाली वेव जाएगी, ये वाली वेव जाएगी, तो इनमें तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच वाली वेव भी तो है ना। तो अगर तुम इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये वाली वेव और ये वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलो। तो ये इसको कैंसिल कर देगी। इस ये इस ए पॉइंट के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे और ये मिडिल वाले पॉइंट के जस्ट नीचे वाले पॉइंट में इनमें कितना पाथ डिफरेंस होगा? लेमडा बाई टू। ये इसको कैंसिल कर देगा। उसके नीचे वाले में, उसके नीचे वाले में लेमडा बाई टू, उसके नीचे लेमडा बाई टू। तो ये सभी क्या करेंगे? लेमडा बाई टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। आगे मिनिमम। ठीक है, लेकिन अब बात है ना कि अब हमको समझना है कि मैक्सिमा कैसे बनेगा। तो मैक्सिमा बनने के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है ये होना चाहिए थ्री लेमडा बाई टू। अगर ये पाथ डिफरेंस कितना है? थ्री लेमडा बाई टू है। तो अब बताओ थ्री लेमडा बाई टू एक दूसरे को कैंसिल कैसे कैंसिल करेगा? हम क्या कर रहे हैं, ये ए से बी के बीच में इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे दे रहे हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, इक्वल पार्ट है ना? तो थ्री लेमडा बाई टू को कैसे लिखा जा सकता है? लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू। बताओ, ऐसे लिख सकते हो ना? बात तो वही है, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा। क्या? क्योंकि हम लोग शुरू से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना। पहले डिस्टेंस क्या आएगी? 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? दो। तो तुम जीरो से पांच की तरफ जाओगे ना। तो पहले पाथ डिफरेंस जीरो होगा, फिर लेमडा बाई टू होगा,
फिर लेमडा होगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 होगा, फिर फिर ऐसे 2 लैम्डा होगा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 होगा। ऐसे तो आएगी गिनती, तो ऐसे बढ़ेगी ना। हम तो पहले निकाल ले। करो तो इक्वल पार्ट। करो 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 करो, करके देखा करो। लग रहा है दिक्कत है, करो। 3 लैम्डा बाई 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, कितना बनेगा? सोचो, करो करो, अब सब लोग यही करो, दिमाग लगाओ। 3 लैम्डा बाई 4, इसको पॉइंट में निकालो, फिर पाथ डिफरेंस निकालो, चेक करो कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। करो जरा। सब लोग एक काम करो, सब लोग यही ट्राई करो। तो मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, ठीक है। 3 लैम्डा बाई 2 को इन्होंने बोला कि जैसे हमने अगर 3 पार्ट में डिवाइड करा, 3 पार्ट में डिवाइड न करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, तो ये बनता 3 लैम्डा बाई 4, और ये बनता 3 लैम्डा बाई 4। चेक करो कि क्या होगा इसमें, मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, चेक करो। और कॉपी पे ड्रॉ करो, दिमाग मतलब वैसा नहीं लगाओ कि तुम सोचो कि हम मन में कर रहे हैं। कॉपी पे करो। नहीं करेगा कोई कैंसिल। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो किसी को देखना है तो उधर पे मैसेज हो गई पार्ट, इतना सा बस। ठीक है, तो देख लो, दोबारा बता दे रहे। 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इनके बीच में पाथ डिफरेंस इसमें कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा? नीचे वाले पार्ट को कैंसिल करेगा, बचेगा कौन? ये वाला पार्ट। तो इसमें अगर कोई एक वेव है, जैसे ये वेव है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। लेकिन उसके नीचे और उसके नीचे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। फिर लैम्डा बाई 2 से क्या होगा? पाथ डिफरेंस घटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और उसके नीचे और इसके ऊपर, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 दोबारा से पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट सरवाइव कर जाएगा, बचा रह जाएगा। ठीक है। तो टोटल जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट में से ये पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये पार्ट बचा रह गया। मतलब टोटल जो है उसमें से 1/3 बच गया। समझा क्या? पूरा जो वेव फ्रंट था उसमें से कितना बच गया? 1/3 बच गया। और जो 1/3 जाके बचा हुआ है, वही जाके आगे क्या बना देगा? वही बना देगा मैक्सिमा। क्या बनाएगा वो? मैक्सिमा। आए समझ में क्या? लेकिन वही बात है ना कि इंटरफेरेंस के टाइम पे ऐसा तो नहीं हो रहा था। इंटरफेरेंस के टाइम पे तो मैक्सिमम मिनिमम जो थे वो सेम इंटेंसिटी के थे। अब लेकिन यहाँ इंटेंसिटी देखोगे तो क्या हुई होगी? डिक्रीज हो गई होगी इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो वेवफ्रंट है उसमें से 1/3 जो है वो वही बचा हुआ है, बाकी पूरा हट गया, है ना। तो अगर बाकी पूरा हट गया तो जो पहुंचेगा उसमें उतनी ब्राइटनेस नहीं होगी जितनी ब्राइटनेस सेंटर वाले में होगी। सेंटर वाले में सभी पहुंचे थे, लेकिन जो ऊपर वाले पार्ट है उसमें क्या हुआ? उस वाले पार्ट में 3 हिस्से जो है उसमें से 2 हिस्से जो है वो खत्म हो गए। कितने हिस्सा बचा हुआ? केवल एक। तो ये जो ब्राइटनेस बनाएगा वो कैसी बनेगी? ब्राइटनेस यहाँ पे कम बनेगी। इसी वजह से इसका ग्राफ इंटेंसिटी का कैसा आया था? इस तरीके से आया था कुछ, है ना। तो मैक्सिमा जो होगा वो सेंटर पे क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद में जो मैक्सिमा होगा वो इंटेंसिटी होगी कम होती चली जाएगी। आए समझ में क्या? ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन अगर लिखोगे तो इसके बाद वाली कंडीशन क्या होगी बताओ? डेल- पहला बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे, फिर बनेगा 5 लैम्डा बाई 2 पे, फिर बनेगा 7 लैम्डा बाई 2 पे, है ना। ऐसे करते करते बढ़ाते जाओगे तो फिर कितना बनेगा? 2n+1 लैम्डा बाई 2। एयर एन इज इक्वल टू क्या से चालू करें बताओ? 1 से, है ना, 0 से नहीं करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है। तो 2n+1 लैम्डा बाई 2, अगर 0 रख दोगे तो फिर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमा नहीं था, ये याद रखना। डिफ्रैक्शन में लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमा ही होता है। मैक्सिमा नहीं होता है, ब्राइटनेस होती है। ठीक है, लैम्डा बाई 2 पे क्या होती है? ब्राइटनेस होती है। 0 पे मतलब यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ जाके तुमको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। ठीक है। तो अब जरा एक चीज हमको देख के बताओ, यहाँ जो तुम्हें पहला मिनिमम मिला था, मिनिमम कहाँ पे मिला था? लैम्डा बाई क्या नाम तुम्हारा, लैम्डा a/डी पे, है ना। तो तुम्हें पहला जो मिनिमम मिला था वो कितने में मिला था? लैम्डा पे मिला था ना। तो लैम्डा बाई 2 तो बीच में ही आ गया कहीं। बताओ। मैक्सिमम मिला 0 पे। मैक्सिमम कितने में मिला? 0 पे। मिनिमम कितने में मिला? लैम्डा पे। तो लैम्डा बाई 2 कहाँ गया? बीच में ही तो आ गया ना। तो पहले मैक्सिमा होगा फिर मिनिमा आएगा ना, बीच में तो नहीं आ सकता कुछ।
तो मैक्सिमा से कहाँ जाओगे, मिनिमा की तरफ जाओगे ना, तो बीच में क्या होगा, बीच में कुछ ब्राइटनेस होगी, भले ही मैक्सिमा नहीं होगा लेकिन ब्राइटनेस तो होगी ना कुछ वहां पे। तो लैम्डा बाई टू पे क्या है, लैम्डा बाई टू पे ब्राइटनेस है, सेंट्रल मैक्सिमा में ही लैम्डा बाई टू हो गया फिर। और जो पहला तुम्हें मैक्सिमा मिला मतलब जीरो के बाद में, वो कितने में मिला, थ्री लैम्डा बाई टू पे, फाइव लैम्डा बाई टू पे। तो अगर एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो वो तो लैम्डा बाई टू हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, वन से, तो हो जाएगा थ्री लैम्डा बाई टू। कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा, लिखा होगा टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। ये भी ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे एन कितने से चालू करोगे, टू से, है ना, यहाँ पे एन कितने से चालू कर दोगे, टू से। तो टू टू जा फोर, माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री लैम्डा बाई टू। ठीक है, पाथ डिफरेंस की कंडीशन यहाँ से निकाल लो। पाथ डिफरेंस मतलब एक्स की कंडीशन यहाँ से निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एन प्लस वन लैम्डा ए बाई डी टू डी, यही होगा। चेक कर लो। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे ना, वही सब मैथमेटिक्स फिर से करनी है, वो साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये थीटा है, फिर ये थीटा है, ये साइन थीटा बना लोगे, है ना, ये साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ऐसे कर लोगे। फिर यहाँ पे ए टेन थीटा कर लोगे, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, टेन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे, नहीं कर लोगे बताओ। बताओ भाई, कर लोगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, करो नोट, और एक काम करो फिर, सेम दो चीजों के लिए पता कर लो, मतलब ऐसे तुम्हें ये बनाना है बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, ये ना नोट करना, कुछ नहीं करना, केवल ये बनाना कि कितने पार्ट में डिवाइड करोगे। तो पाथ डिफरेंस है सेवन लैम्डा बाई टू और फोर लैम्डा, या एक काम करो थ्री लैम्डा। ठीक है, इन दोनों के लिए बताओ जरा, कॉपी पे ड्रॉ कर लो, कितने पार्ट में डिवाइड करो बस वो पता करना है। हाँ, अच्छा, थ्री लैम्डा वाले को कितने में करा, पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड करा, तीन में करा, छह में, अभी कह रहे कॉपी पे बनाओ। ठीक है, जितनी पड़ जाए रिकॉर्ड में उतनी देख लियो, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है या कुछ ऐसे और मटेरियल्स हैं जिनमें क्या होता है कि एक साइड पैटर्न होता है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि जब कई बार लाइट जाती है, जब हम लोग लाइट को उसके थ्रू देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लाइट जो है वो कम ब्राइट दिखाई दे रही है, जितने ब्राइट लाइट दिखनी चाहिए उतनी ब्राइट नहीं दिख रही है। इस चीज को कोई ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल थोड़े अलग टाइप के हैं, जो मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। ठीक है क्या, कि एक अपने पास में एक मान लो एक पतली सी सीट है, एक्सरे जो जिसमें देखा जाता है ना, वो देखा होगा सभी ने, है ना, उसी टाइप का कुछ मान लो। ठीक है, एग्जैक्ट वो नहीं, मतलब उसी के जैसा मान लो। तो हम लोगों ने एक वैसे कोई एक पन्नी टाइप का कुछ ले रखा है, हमने क्या करा, इसको सामने से देखा, पीछे जो है वो मान लो कैंडल जल रही है, ठीक है। तो हमने जब उसको देखा तो हमने देखा कि कैंडल की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी नहीं मतलब काफी कम है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कैंडल जो है वो कहीं अंधेरे में ऐसे कई जगह पे रखी है जहाँ पे ज्यादा रोशनी नहीं है, और जो कैंडल की जो लाइट है वो लाइट भी डिम हो गई है। ठीक है, मतलब उसकी ब्राइटनेस भी कम हो गई है। तो हमको लगेगा कि हाँ ठीक है, मटेरियल जो है ट्रांसल्यूसेंट होगा, तो पूरी ब्राइटनेस नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि जब उसी के जैसा एक दूसरा मटेरियल हमने लिया, और ये दूसरे मटेरियल को उसके जस्ट सामने रखा, और इसको हमने घुमाना स्टार्ट करा, इसको क्या करा हमने, घुमाना स्टार्ट करा। तो हमने देखा कि घूमते घूमते एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया, पीछे जाओ एकदम खत्म हो गया सब कुछ, मतलब कैंडल जो दिख रही थी वो कैंडल भी दिखना बंद हो गई। ठीक है, तो ऐसे टाइप का जब हमने फिनोमेनन देखा, तो इस फिनोमेनन को हम लोगों ने नाम दिया पोलराइजेशन। क्या नाम दिया इसको,
पोलराइजेशन क्यों नाम दिया है वो चीज सब आगे होगी, लेकिन हमने क्या नाम दिया उसको, पोलराइजेशन। तो समझ में आया कि होता क्या है कि एक अपने पास में मटेरियल है, उससे हम लोग लाइट पास कराते हैं, या उसके थ्रू जब हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें कम ब्राइट दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, कम ब्राइट दिखाई देता है। मानो कि ऐसा हो रहा हो कि ये जो मटेरियल है, ये जो है वो लाइट को पूरे तरीके से अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा है। मान लो कि जो लाइट है वो यहाँ से मान लो कि 10 लाइट चली है, तो ये जो मटेरियल है ये 5 लाइट तो जाने दे रहा है, 5 वेव जाने दे रहा है, और बाकी वेव को रोक ले रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ, इस मटेरियल ने ऐसा कुछ किया। फिर हमने क्या देखा कि हम जब इसके सामने दूसरा मटेरियल रखते हैं और फिर उसके थ्रू देखते हैं, मतलब हम लोग इस मटेरियल से नहीं देख रहे हैं, अब हम लोग इस सी के जैसे दिखने वाले एक और मटेरियल जो है उसको रखा और उसके उस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे दो कागज एक दूसरे के सामने लगा दिए, तो अब हम लोग दूसरे कागज के थ्रू देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हम दूसरे कागज के थ्रू देखते हैं तब हमें सेम दिख रहा है। जैसे यहाँ से 3 वेव हमने बना दी, चलो तो 3 वेव है, ठीक है, टोटल चली थी 6। कितनी चली थी टोटल, 6। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं तो हमें सेम वही दिखाई दे रहा है, मतलब 3 वेव आ रही थी, 3 वेव फिर वही आ रही है, ब्राइटनेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हमने क्या करा, ये कागज को ऐसे घुमाना स्टार्ट करा। ठीक है, सामने से देखोगे तो ऐसे घुमाना स्टार्ट करा। तो इसको हमने इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करा, और घुमाते घुमाते एक पॉइंट आया जब हमको बिल्कुल यहाँ से दिखना बंद हो गया, मतलब हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब इस वाले मटेरियल ने भी क्या करा, वो तीन की तीनों वेव को रोक दिया। ठीक है, जब हमने क्या करा, इसको घुमाया, तो जैसे हमने इसको घुमाना स्टार्ट करा, तो एक पॉइंट पे हमने देखा कि इसने एक भी वेव इधर नहीं आने दी, मतलब हमें बिल्कुल कंप्लीट पिच डार्कनेस वहां पे दिखाई दे रही है, मतलब पीछे की साइड कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक भी वेव क्रॉस करके नहीं आ पाई होगी, तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल ने भी वेव को रोका। इस मटेरियल ने भी क्या करा है, वेव को रोका है। अगर तो ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता, तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये थोड़ी बहुत लाइट पास होने देगा तो ये भी थोड़ी बहुत लाइट पास होने देगा, है ना। और ये भी चीज है कि अगर मान लो यहाँ से 3 वेव आ रही है और मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट है, तो ये उसको भी कम करा देगा ना, ये उसको 1 करा देगा, 2 करा देगा, मतलब जो ब्राइटनेस है वो और डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से भी ना देखा है, तो अगर एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के बाद में दूसरा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल लगा दो, तो ब्राइटनेस और कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे वो भी नहीं है। एक पॉइंट होगा जब ब्राइटनेस सेम होगी, मतलब अगर ये अकेला होगा तो भी वही दिखाई देगा, दूसरा ये लगा दोगे तो भी वही दिखाई देगा। ठीक है, तो वो चीज भी नहीं है। और दूसरा ये भी है कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में ऐसा थोड़ी ना होता कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल को तुमने ऐसे घुमा दिया तो ब्राइटनेस और घट गई, बताओ, ऐसा होता है क्या। नहीं, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 है। इसने हटा दिया उसको, अब बढ़ा कैसे सकते हो इसको। नहीं, वो चीजें अभी हम डिटेल में समझेंगे। इसके करने से कुछ नहीं होगा, ये घटा चुका है ब्राइटनेस। ठीक है, इसको तुम कैसे भी घुमाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसकी ब्राइटनेस उतनी रहने वाली है। इसके आ जाने से फिर फर्क पड़ता है। ठीक है, इनके भी नाम है, इसका भी नाम होता है, इसका भी नाम होता है। भले ही मटेरियल सेम है, बस हमको हमने नाम दे रखे हैं। समझेंगे अभी इसको आगे। फिलहाल में तुम्हें फिनोमेनन समझना है, फिनोमेनन क्योंकि एकदम बहुत नया है। ठीक है, आज के पहले तुमने कभी नहीं सुना है, ठीक है, ना तुमने इस चीज को समझा होगा कि ऐसी भी चीज हो सकती है। इस वजह से पहले फिनोमेनन से तो रूबरू हो जाओ कि वो चीज है क्या। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन तुमने देखा हुआ है, डेली लाइफ में होता है। रिफ्रैक्शन देखा हुआ है, वो भी डेली लाइफ में होता है ना। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो था वो तुमने इतना पढ़ लिया कि उस चीज को भी तुम एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, और तुम्हें वो वीडियोस वगैरह कुछ मिल गए होंगे इंटरनेट पे, है ना, या हमने शेयर कर दिए होंगे, या मिल गए होंगे, तुम समझ गए कि वो चीज होती है ना। तो वैसे ही एक फिनोमेनन पोलराइजेशन का भी होता है, नेचर में नेचुरली है ये चीज, है ना। तो उस चीज को ग्रैब करो, पहले दिमाग को अपने समझाओ तो कि हाँ रियलिटी में ये चीज होती है। ठीक है, बाकी चीजें तो फिर बाद में समझोगे। हम्म। तो पोलर, हाँ, वो भी समझ जाओगे अभी कैसे। तो ये समझ गए ना कि पोलराइजेशन जैसा कुछ है। ठीक है, तो अब ये पोलराइजेशन हो क्यों रहा है उस चीज को समझना है। समझे, पोलराइजेशन क्यों हो रहा है उस चीज को समझना है। पहले एक काम करो, एक इंट्रोडक्टरी डायग्राम बनाओ, छोड़ो, सीधा समझ लो। अब देखो, है क्या बात कि यहाँ जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, पोलराइजर मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो इस मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे एक बड़ी सी दीवार में कुछ विंडो लगी हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, ऐसे। इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट इस तरीके से है कि उनके बीच में कुछ स्पेसिफिक गैप है, लेकिन वो गैप एक पर्टिकुलर पैटर्न में है। क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो गैप है, कि जैसे अगर एक विंडो है तो उसके जस्ट पीछे एक दूसरी विंडो है, अगर थोड़ा सा साइड जाओगे तो विंडो नहीं है, ठीक है। मतलब एक क्या है, एक सेट पैटर्न बना हुआ है, कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। मतलब इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, एक सेट पैटर्न है, ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी है, ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे ये ऐसे कोई इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ये बनाया, है ना। उनको अगर तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा होता तो इनके नाम थे सभी के, ठीक है। ऐसे इन्होंने मतलब क्या कर रखा है, एक पैटर्न बना रखा है, और वो जो पैटर्न है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न है और पूरे मटेरियल में फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब पूरे मटेरियल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब ऐसे ही अरेंज है, ठीक है। अब जब लाइट इनसे पास होती है तो लाइट के पास होने का जो तरीका है वो भी एक पैटर्न को ही फॉलो करता है। वो भी क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। और वो कैसा पैटर्न है उसको समझने के लिए तुम्हें ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें जो लाइट है, जिसका पार्टिकल जो है, वो पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है, जैसे एक बल्ब है, तो बल्ब के अंदर एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। ऐसे होगा नहीं होगा? चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली जा रहा है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि टाइम के साथ वेरी होगी, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो टाइम के साथ वेरी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। इसको तुमने 8 चैप्टर में ऐसे पढ़ रखा है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा होगा, है ना, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ऊपर नीचे ऐसे, और एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल बना रहा है, क्या वो चार्ज पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है क्या? जैसे अगर मान लो कि लाइट का एक कोई सोर्स है, तो सोर्स के पास में ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्या बना रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहे होंगे, है ना। और उनका जो ऑसिलेशन का जो तरीका है, वो ऑसिलेशन का तरीका कैसा होगा, रैंडम होगा। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा टेढ़े में से, कोई ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। तो वो क्या कर सकता है, वो चारों डायरेक्शन में, मतलब किसी भी तरीके से ऑसिलेट कर सकता है। तो इसके अलावा ये तो केवल एक प्लेन है, ये तो क्या है, केवल प्लेन है, सर्किल है ना। ऐसे में भी तो होगा ऑसिलेट, ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है ऑसिलेट, है ना। इस तरीके से भी तो ऑसिलेट हो सकता है, ऐसे भी तो ऑसिलेट हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने के जो तरीके हैं वो कैसे 3D में इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनफाइनाइट है, समझे क्या? तो अगर सामने से देखोगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही ऐसे ऑसिलेट कराएगा ना। बताओ। अभी हम लोग चलो मैग्नेटिक फील्ड को एक काम करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सबको पता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही होगी, अंदर बाहर, है ना। इतना तो सबको आइडिया है ना कि परपेंडिकुलर बनते हैं दोनों एक दूसरे के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रही है ऑसिलेट, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे ऑसिलेट होगी, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है, तो तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगी, मतलब दोनों होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो क्या दोनों की एक साथ बात करना जरूरी है? एक की भी तो बात कर सकता है ना, तो दूसरा तो अपने आप पता है तुम्हें कि उसके परपेंडिकुलर ही ऑसिलेट करेगा। बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दें, बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो अब हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ऑटोमेटिकली जुड़ी है, ठीक है। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है मान लो, ठीक है, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही ऐसे ऑसिलेट कराएगा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अगर चार्ज ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएगा। तो अगर तुम सामने से आती हुई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे दिखाई देगी, बताओ। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे होंगे, है ना।
और वो जो है वो ऐसा भी नहीं है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऐसे आ रही हो सामने, है ना। जैसे एक बल्ब जलाओगे वो तो चारों तरफ फैलाएगा लाइट को, बताओ, चारों तरफ फैलाएगा। चारों तरफ फैलाएगा तो तुम जिस जगह भी देखोगे उस जगह पे तुम्हें हर डायरेक्शन में ऐसे 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 ऑसिलेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, अपने तरफ आके दिखाई देगी, है ना। और अगर उसको केवल एक लाइन में तुम कंसंट्रेट कर दो कि एक लाइन है, तो वो लाइन के अबाउट तुम्हें दिखाई देगा कि वो चारों तरफ ऐसे गुच्छा बनाती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो आ रही है, जिसमें जो है वो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। इसी वजह से हमने तुमको शायद एक बार बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायग्राम है उस डायग्राम को एग्जैक्टली वेव मत मानना, ठीक है, क्योंकि वेव वैसी रियलिटी में नहीं होती, वो तो केवल एक सिंप्लीफाइड डायग्राम होता है। इसको उसको प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, है ना। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन इनफाइनाइट डायरेक्शंस में आ रही है ऑसिलेट करती हुई, क्योंकि हर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइट डायरेक्शंस की इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मटेरियल से पास करती है, और वो मटेरियल में भी क्या है, उस मटेरियल में भी एटम्स और मटेरियल्स में भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना। वो भी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। तो अ, ऐसे समझो इस चीज को कि जैसे तुम एक स्प्रिंग लो, उस स्प्रिंग को तुम क्या करा दो, ऑसिलेट करा दो, तो वो स्प्रिंग ऑसिलेट करती हुई जैसे मान लो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तुमने क्या करा, जब वो स्प्रिंग से एयर में ऑसिलेट कर रही है तो सामने क्या करा, तुमने एक टब रखा जिसमें पानी है, और तुमने उस स्प्रिंग को पानी में डाल दिया, क्या सेम ऑसिलेशन होंगे या घट जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि पानी जो है वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मटेरियल के, वो भी क्या है, एक तरीके से लाइट के जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, उनको रजिस्ट करेगा। किस तरीके से करता है, कैसे करता है, वो सब बहुत बात की बात है, ठीक है, उनको अपन को नहीं जानना है, लेकिन कर लेता है। वो कुल मिला के क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस को खत्म कर देता है। तो क्या कर देता है, उनके ऑसिलेशंस को खत्म कर देगा, ठीक है। और खत्म करने का तरीका उसके पास में है, क्योंकि उसके पास में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। तो वो कैसे भी करके खत्म करेगा, लेकिन वो जो खत्म करने का तरीका वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब जब उसमें से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसमें वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस को तो जाने देगा, और बाकी सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। कुछ को जाने देगा, कुछ को खत्म कर देगा, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, मतलब उसके खुद के स्ट्रक्चर के वजह से ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसने सिलेक्ट करा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर के वजह से ऐसा हो रहा है कि वो कुछ डायरेक्शंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको ऑसिलेट होने देगा, और कुछ डायरेक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑसिलेट नहीं होने देगा। आए समझ में? तो जिन डायरेक्शंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट नहीं होंगी वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और जो जिनको ऑसिलेट करने देगा उनको पार भेज देगा। तो मान लो कि 10 वेव चली, तो 10 वेव में से 5 वेव को वो ऑसिलेट करने दे रहा है और 5 को ऑसिलेट नहीं करने दे रहा है। तो वो क्या होगा, ब्राइटनेस कम करा देगा, क्योंकि 5 तो खत्म हो जाएंगी, 5 बचेंगे, वो कहाँ निकल जाएंगी, आगे। और जो उसके आगे तुमने लगा रखा है ना, उसमें भी सेम पैटर्न है, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना। तो वो भी उसी डायरेक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑसिलेट होने देगा जिसको कौन ऑसिलेट होने दे रहा था, ये। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे रखे हैं बिल्कुल पैरेलल, तो अगर मान लो कि ये क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे ऑसिलेट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे जाने दे रहा है, ठीक है। और जो आगे पीछे वाले हैं उनको रोक दे रहा है, ठीक है। ऐसा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये अंदर बाहर ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, अंदर बाहर ऑसिलेट कर रही है। तो इस तरीके से एक लाइट वेव जो है वो आ रही है। इनफाइनाइट डायरेक्शन है, लेकिन बना नहीं रहे हैं, दो ही बना के चल रहे हैं, ठीक है। एक तो ऊपर नीचे वाली, और एक आगे पीछे वाली। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इसमें है। जैसे ये जो ऊपर नीचे वाली है इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर वाली है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे वाली होगी। आए समझ में क्या? ठीक है। तो अब देखो, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन है जिसका ऑसिलेशन ऊपर नीचे है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी। एक जो है जिसका आगे पीछे अंदर बाहर है, तो उसका अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो ये दो का सुपर पोजिशन ऐसे कुछ चल रहा है, और ये इधर आएगा, टकराएगा। टकराने के बाद में क्या होगा कि ये मटेरियल क्या करेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा। मान लो कि ये ऊपर नीचे वाले को अलाउ कर देता है, अंदर बाहर वाले को
अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे है। उसका स्ट्रक्चर है कि उसमें दो मॉलिक्यूल्स ऐसे लगे होंगे और ऊपर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गायब है। ठीक है, जैसे अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये है, सामने से देखोगे तो ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे वाले गायब हो गए। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है वो तो सीधी निकल गई, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। पैटर्न है ना एक। तो पूरे पूरे मटेरियल में ही ऐसा होगा कि ऊपर नीचे वाले गायब होंगे। तो ऊपर नीचे की तरफ एक छोटी सी विंडो बन गई, लेकिन अगल बगल वाली विंडो गायब है। ठीक है, तो अगल बगल जगह नहीं मिली, तो जो ऐसे ऑसिलेट कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होगी वो कैसे निकल जाएगी, सीधे। ठीक है, तो वही चीज इधर हुई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, जो आगे पीछे वाली है उसको बंद करा दिया और जो ऊपर नीचे वाली है उसको अलाउ कर दिया। तो अब यहाँ जो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, नीचे ऑसिलेट मतलब अंदर बाहर ऑसिलेट नहीं कर रही होगी। बोलो समझे क्या। तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, आगे पीछे ऑसिलेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वेव यहाँ थी उनको क्या कर दिया इसने, आधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस जो होगी वो क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो मान लो आई है या आई नॉट है। तो यहाँ ब्राइटनेस हो गई होगी आई नॉट बाई टू। कितनी ब्राइटनेस हो गई यहाँ पे, आई नॉट बाई टू। समझा क्या। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजर। समझे क्या। तो पोलराइजर क्या करेगा, पोलराइज करेगा लाइट को, लाइट को पोलराइज। पोलराइज करने का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव के ऑसिलेशन को लिमिट कर देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिमिट कर देगा कि इधर इस वाली डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकते हैं, बाकी डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब ये दूसरा क्या करेगा। तो पहले वाला तो क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, मतलब हमको दिखाई देगा कि इधर की ब्राइटनेस जो है वो इधर आके क्या हो गई है, आधी हो गई है। लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि ये जो है वो ये ट्रांसल्यूसेंट है इस वजह से कर रहा है, या पोलराइज है इस वजह से कर रहा है। ठीक है, मतलब पोलराइजर है इस वजह से कर रहा है। तो हमने उसको जानने के लिए एक ट्रिक अपनाई है कि हम क्या करते हैं, सेम मटेरियल का एक दूसरा यहाँ पे पोलराइजर लगा देते हैं। लेकिन ये पोलराइजर का नाम बदल दिया हमने, बस केवल नाम बदला है, मटेरियल वही है। इसका नाम रखा हुआ है एनालाइजर। क्या नाम रखा है इसका, एनालाइजर। एनालाइजर का मतलब है कि ये एनालाइज करेगा कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड। टाइम बताओ कोई एक लोग। ठीक है, तो ये अनपोलराइज्ड है और ये कैसी है, पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब यहाँ ये क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा कि ये पोलराइज्ड है या फिर नहीं है। अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट होती, ठीक है, मतलब ये भी अनपोलराइज्ड है, तो ये मटेरियल क्या करेगा, उसकी ब्राइटनेस को आधा कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पोलराइज्ड है और ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये है, तो फिर ये उस लाइट की ब्राइटनेस को आधा नहीं करेगा, फिर वो सेम निकलेगी। क्योंकि देखो, इसने ऊपर नीचे ऑसिलेट को, ऑसिलेशन को क्या करा है, अलाउ करा है ना, तो ये भी तो कर देगा अलाउ। क्योंकि इसके भी देखो बनाने का तरीका वही है, मतलब ये जो मटेरियल में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट इसमें भी होगा। तो अगर ये ऊपर नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ऑसिलेट करने दे रहा है, तो ये भी ऊपर नीचे वाले को ऑसिलेट करने देगा, है ना। अगर इसने अंदर बाहर वाले को रोका है, तो ये भी क्या करेगा, अंदर बाहर वाले को रोकेगा। अब लेकिन क्योंकि अंदर बाहर वाले को तो इसने खत्म ही कर दिया पहले से, इधर है ही नहीं। बताओ, तो खत्म करेगा भी नहीं। मतलब ये है कि ऊपर नीचे वाले पूरे निकल जाएंगे, अंदर बाहर वाले है ही नहीं। तो वो तो पहले ही आई नॉट बाई टू हो गया, तो यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा, आई नॉट बाई टू। लेकिन जैसे ही इसको घुमा दोगे ऐसे, तो क्योंकि जो विंडो पहले ऐसे थी, एक विंडो दूसरी विंडो, है ना, ये विंडो की बात करना है। विंडो का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, है ना। तो पहले मॉलिक्यूल, ये विंडो और ये विंडो एकदम अलाइन थे, मतलब सेम एंगल पे थे। पर तुमने इसको घुमा दिया, तो घुमाने पे इसका एंगल बदल गया, है ना। तो एंगल बदलने से क्या हुआ कि कुछ लाइट नहीं पास कर पा रही है। समझे क्या। तो ब्राइटनेस क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर घुमा के एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रख दोगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर बिल्कुल लाइट पास नहीं हो पाएगी। समझे। तो फिर हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। बस ये डायग्राम बना लो, बाकी कुछ नहीं आएगा अच्छे से। और काय का कट लगा दो। कट कट लगाने पे वो स्लिट बनेगा बेटा, कट लगाने पे वो स्लिट बनेगा। यहाँ जो है वो स्लिट नहीं है।
ये एटॉमिक लेवल पे स्लिट्स हैं, ये एटॉमिक लेवल पे छोटी चीजें हैं। एटॉमिक लेवल पे जब चीजें छोटी होती हैं तो उनका बिहेवियर फिर क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। ठीक है, उतना उतना से मतलब ही नहीं है। ये तो उसको घुमाना है हमको, तो घुमाने के लिए तो 360 डिग्री ही होती है चीजें। धीमे धीमे घुमा जाओ, धीमे धीमे घुमा जाओ। अरे तो एक मैक्सिमा तो मिलेगा, अंदाज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहिए। ए यार, 99.9% अचीव कर लोगे? 99% ऑफ आई नॉट, बताओ। या 98% ऑफ आई नॉट अचीव कर लोगे? तो 2% ऑफ आई नॉट भी अचीव कर लोगे, तो 2% ऑफ आई नॉट अंधेरा हो गया, 98% तो ब्राइट ही हो गया ना। कंपेयर नहीं कर पाओगे। कंपेरिजन के लिए बहुत है, ये एरर तो शुरुआत में ही पड़ रखे हैं, 1-2% के एरर तो होते हैं हर चीज में।